नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल शिफ्ट अर्थात रासायनिक विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं और इस स्पिन के परिणाम स्वरूप वे इलेक्ट्रॉन स्वयं भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अर्थात प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कार्य करता है या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। ओके, यदि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करता है अर्थात उसका अपोज करता है, तब प्रोटॉन को सिग्नल देने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप अब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो हाई फील्ड की ओर विस्थापित हो जाता है। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट अर्थात परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, उस कंडीशन में प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाएगी। प्रोटॉन शील्ड हो जाएगा अर्थात वह सिग्नल शो करने के लिए उसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, यदि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कार्य कर रहा है अर्थात अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एवं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को समृद्ध कर रहे हैं, तब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है अर्थात लो इंटेंसिटी के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की हमें आवश्यकता होगी। इस अवस्था में अब्जॉर्प्शन जो सिग्नल है वो हमें डाउन फील्ड पर ही प्राप्त हो जाता है। इस इफेक्ट को हम डिशील्डिंग इफेक्ट अर्थात विप्रेरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एवं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं, उस कंडीशन में प्रोटॉन है वो डिशील्ड होगा और उस प्रोटॉन के सिग्नल को शो करने के लिए हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की कम आवश्यकता पड़ेगी अर्थात लो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही वह प्रोटॉन सिग्नल शो कर देगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के शील्डिंग अथवा डिशील्डिंग प्रभाव के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन सिग्नल की स्थिति में हुए विस्थापन को हम रासायनिक विस्थापन अर्थात केमिकल शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इफेक्ट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः केमिकल शिफ्ट की स्ट्रेंथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है अर्थात उसके प्रोपोर्शनल होती है। ओके, केमिकल शिफ्ट को हम किसी रेफरेंस सॉल्वेंट से प्राप्त सिग्नल के सापेक्ष मापते हैं। रेफरेंस सॉल्वेंट के रूप में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामेथिलसिलेन यानी टीएमएस काम में लेते हैं। ओके, तथा अन्य प्रोटॉनों के केमिकल शिफ्ट को हम इसी रेफरेंस सॉल्वेंट के सिग्नल के सापेक्ष मापते हैं। दैट इज किसी प्रोटॉन द्वारा प्राप्त अब्जॉर्प्शन सिग्नल तथा टेट्रामेथिलसिलेन के अब्जॉर्प्शन सिग्नल के मध्य के डिफरेंस को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। टेट्रामेथिलसिलेन जो हम काम में लेते हैं उसका फॉर्मूला ये है, 4 मेथिल ग्रुप हैं और सेंटर में इसके सिलिकॉन परमाणु है। आप क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एनएमआर में हम
रेफरेंस सॉल्वेंट के रूप में टीएमएस काम में क्यों लेते हैं, ऐसे उसमें कौन कौन से गुणधर्म हैं जिस कारण से हम टीएमएस को रेफरेंस सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं। इसके कई कारण हैं कि सिंस सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर TMS protons are highly shielded, signal defines as a 0. ओके, TMS जो है वो केमिकली इनर्ट होता है, यह सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है, इसकी नेचर जो है वो इवापोरेट टाइप की होती है, अर्थात वाष्पशील प्रकृति का होता है। अतः स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के बाद हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन सिग्नल शो करता है और इन उपयोगिताओं के कारण ही हम टेट्रामेथिलसिलेन के सिग्नल को रेफरेंस सिग्नल के रूप में काम में लेते हैं, अर्थात किसी अननोन कंपाउंड से प्राप्त सभी प्रोटॉनों के केमिकल शिफ्ट को हम टेट्रामेथिलसिलेन रेफरेंस सिग्नल के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। ओके, केमिकल शिफ्ट को पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं और इस पीपीएम को हम दो पैमाने के रूप में व्यक्त करते हैं। पहला पैमाना हमारा है डेल्टा पैमाना और दूसरा पैमाना हमारा टाउ, ये वाला टाउ पैमाना। दो पैमाने हैं, एक डेल्टा पैमाना है और दूसरा है टाउ पैमाना। डेल्टा पैमाने पर हम क्या करते हैं, टीएमएस को जो सिग्नल है उसको हम शून्य मानते हैं, 0 मानते हैं। ओके, और जो टाउ पैमाना है उस पे हम टीएमएस के सिग्नल को 10 मानते हैं। तो मुख्य बात क्या होगी कि डेल्टा स्केल पे टेट्रामेथिलसिलेन के सिग्नल को हम शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि टाउ सिग्नल को हम टाउ पैमाने पर हम टीएमएस के सिग्नल को हम 10 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ एवं डेल्टा में निम्न संबंध होता है, ये वाला टाउ इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा और डेल्टा इक्वल टू होता है 10 माइनस से टाउ। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में हमने क्या इंटेंसिटी वर्सेस केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए इसमें यहाँ पर हमने जो सिग्नल शो किया वो टीएमएस का शो किया 0, ये 0 यहाँ पर। इस साइड में तो क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन क्या हो रहा है, शिल्ड हो रहा है, तो हमें हाई फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी अधिक मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कहेंगे प्रोटॉन शिल्ड है, यानी अब फील्ड की ओर वो शो हो रहा है। इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में हमें लो फील्ड यानी प्रोटॉन क्या है, डिशिल्ड हो रहा है, तो हमें लो मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोटॉन के सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, कुछ ग्रुप्स हैं कंपाउंड्स के, डिफरेंट हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन्स के लिए हमने कुछ के लिए केमिकल शिफ्ट जो है डेल्टा में वो मान यहाँ पर रिप्रेजेंट स्टेबल में किए हैं। ध्यान दीजिए आप, एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। पहले देखिए आप इसके अंदर ये वाला, ये वाइनिल प्रोटॉन है, ये वाला ये शो करता है 4.6 से लेकर 5.9 पे, यानी वो जो वाइनिल प्रोटीन है वो जो एनएमआर सिग्नल है वो 4.6 से 5.9 पर वो शो होगा। डेल्टा मान क्या होगा, डेल्टा मान इनके लिए 4.6 से लेकर 5.9 तक होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है एस्टिलिनिक है, ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला प्रोटॉन ये शो करेगा 2 से 3 के ऊपर। डेल्टा मान क्या है इसके लिए, 2 से 3 है। अगला है एरोमेटिक हाइड्रोजन, ये वाला एरोमेटिक हाइड्रोजन ये शो करेगा 6 से 8.5 पर डेल्टा का मान। देखो आप फ्लोराइड है,
क्लोराइड है, ओके, एमिन्स है, एमिन्स का जो एच है ना ये वाला NH वाला H ये शो करेगा 1 से 5 पर। फिर देखिए इथर वाला है, ये H जो है ये शो करेगा 3.3 से 4 पे। फिर है एस्टर वाला, ये एस्टर का जो H है ना ये वाला ये शो करेगा 2 से 2.2 के ऊपर। फिर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ग्रुप है उसके पास वाला जो कार्बन है इस पर जो ये H है ये वाला ये शो करता है 2 से 2.6 के ऊपर, ध्यान दीजिए आप। और देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो OH है H ये वाला, ये जो H है ये शो कर रहा है, कहाँ शो कर रहा है 10.5 से लेकर 12 तक के। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो COOH का जो H है वो NMR सिग्नल है वो बहुत ही डाउन फील्ड के ऊपर, यानी 10.5 से लेकर 12 के बीच में ये सिग्नल शो करेगा, ओके। फिर देखिए आप एल्डिहाइड वाला प्रोटॉन जो है ये वाला RCHO में ये शो करता है 9 से 10 तक करता है, ओके। एल्कोहल का जो OH वाला H है ये वाला ये शो करेगा 1 से 5.5 के बीच में। फिनोलिक जो OH है उसमें जो H वाला है ये शो करेगा 4 से 12 के बीच में, ओके। इनोलिक जो OH ध्यान दीजिए आप, इनोलिक जो OH है इसका जो H है ये वाला ये शो कर रहा है 15 से लेकर 17 तक के बीच में, बहुत हाई वैल्यू है डेल्टा की, यानी बहुत ही डाउन फील्ड के ऊपर ये सिग्नल, यानी बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी हमें इसके अंदर। किसके अंदर है? इनोलिक OH वाले S को के सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत ही डाउन फील्ड यानी बहुत ही लो मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी, ओके। तो इस तरीके से कुछ ये मान दिए हैं, हम देख रहे केमिकल शिफ्ट के डिफरेंट वैल्यूज हैं, डेल्टा के डिफरेंट मान है ये। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? 5 कारक हैं। पहला है विद्युत ऋणता या प्रेरण प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय विसंदेशिक प्रभाव, तीसरा है वान डेर वाल रिपल्शन, चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड और पांचवा है टेम्परेचर। इन इफेक्ट के बारे में अगले वीडियोज में हम 1 बाय 1 के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।